हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। फ्रेंड्स, अब तक हम जब लेवल 10th या 11th में थे तो हम पढ़ते आए हैं लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन हम किसको बोलते हैं? जो इस टाइप की फॉर्म की होती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस टाइप की फॉर्म की कोई भी इक्वेशन होती है उसको हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। लीनियर मीन्स जिसकी पावर 1 होती है, क्वाड्रेटिक मतलब पावर जिसकी 2 होती है ना। तो देखो अभी हमारा क्या है, ये एक लीनियर इक्वेशन है। सेम अगर मैं ऐसे लिखूँ बी एक्स प्लस डी वाई इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू 0, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है ना। इसका हमें पता है। हम जब 10th क्लास में थे तो हम वहाँ पे नो सॉल्यूशन 3 केस पढ़ते थे ना। हम वहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ये हम 3 सॉल्यूशन पढ़ते थे, हमें पता है इनका। उस टाइप पे तो हम क्या करते थे, देखो 10th क्लास वाला जो मैं ना आपको वो याद दिला रही हूँ, उसमें क्या करते थे हम वहाँ पे करते थे कि अगर a बाई बी नॉट इक्वल टू बी बाई डी आ जाता है ना, तो हम बोल देते थे डायरेक्ट यूनिक सॉल्यूशन। याद आया आपको कुछ? और अगर a बाई बी इज इक्वल टू बी बाई डी और नॉट इक्वल टू सी बाई ई होता था तो तब बोल देते थे हम, क्या बोलते थे? नो सॉल्यूशन, है ना, नो सॉल्यूशन। और अगर a बाई बी इज इक्वल टू बी बाई डी इज इक्वल टू सी बाई ई, ये तो तीनों इक्वल हो जाते तो हम बोलते थे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इतना हमें पता है। हम ये बात कब करते थे? जब हमें 2 इक्वेशन दे, है ना। अब अगर दो इक्वेशन है तो हम बोल सकते हैं ऐसे। अगर 2 से ज़्यादा है तो हम कैसे बोलेंगे कि इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे? तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में अब हम, ये नहीं है कि 2 इक्वेशन नहीं होगी, 2 भी हो सकती है, लेकिन 2 से ज़्यादा 3, 4, 5 कुछ कितने भी इक्वेशन है ना, उन सब का अगर हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है तो वो आज देखेंगे हम कि सॉल्यूशन फाइंड कैसे करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना, बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है। और यहाँ से ना हमारा कोई भी एग्जाम हो, एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। आपने देखा भी होगा अगर कोई एग्जाम दिया है तो वहाँ पे हमें ना वो इक्वेशन दे देगा, 2 या 3 इक्वेशन दे देगा और उनमें ना एक अननोन नंबर दे देगा, वेरिएबल, और बोलेगा इसकी वैल्यू बताओ क्या आएगी और इसकी वैल्यू के लिए कितने सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन देता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज वाला लेक्चर जो हमारा है मैन, क्योंकि ये तो अभी बेसिक है, ये तो हमें पता है पहले से। हमारे चैप्टर का नाम क्या है? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, है ना। तो सिस्टम होगा, लेट कर लिया कोई भी सिस्टम है, उसमें 2 या 3 इक्वेशन है। ठीक है, अब ऐसे ही मान लेते हैं हम x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 4y प्लस 6z इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 9y प्लस 5z इज इक्वल टू 0। ये एक सिस्टम है। ओके, अब देखो इस सिस्टम को अगर मुझे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है तो मैं कैसे लिखती हूँ? हम मैट्रिक्स, हमारी ना 2 टाइप की मैट्रिक्स होती है, ax इज इक्वल टू 0 और ax इज इक्वल टू b। ये 2 टाइप की मैट्रिक्स हमने पढ़ी है, इससे अलग कोई टाइप की तो मैट्रिक्स हमने पढ़ी नहीं है। तो यहाँ पे जो है ना a होती है हमारी मैट्रिक्स होती है, x वेरिएबल होता है और 0 ये भी कॉलम वेक्टर होता है। ये ऐसा नहीं होता ये सिंगल 0, क्योंकि मैट्रिक्स के फॉर्म में ना जब हम, ये भी टप्पल ही वो होता है। कैसे होता है देखो, अगर बाय चांस ऐसे है ना, a जो मैट्रिक्स है ये 3x3 की है, तो जो x होगा ना वो 3x1 का होगा, और यहाँ से जब करेंगे तो ये भी 3x1 का ही होगा। ये क्यों होगा? क्योंकि हमें ना पता है क्या करना होता है, डिफाइन करनी होती है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तब अगर मैं इसको 1x3 का नहीं लिख सकती, अगर 1x3 का लिखा तो ये ax होगा ही नहीं। ax को ही तो ओपन करके लिखने लग रहे हैं ना हम यहाँ पे। तो हमारा जो क्वेश्चन देंगे ना वो हमें इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन दे देगा और इसकी पूछने लग जाए इसकी रैंक क्या होगी या इसकी नलिटी क्या होगी। रैंक नलिटी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि रैंक क्या होती है, नलिटी क्या होती है। तो देखो सबसे पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखो। इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखोगे? इसको ऐसे लिखोगे, इनके जो ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड वाली जो फॉर्म होती है ना उससे कंपेयर कर दो इसको एक, और हम ऐसे लिख देते हैं फिर a यहाँ पे, b यहाँ पे, c यहाँ पे, मतलब इनके कंपोनेंट लिख देते हैं रो वाइज। तो देखो 1 2 3 आ जाएगा, फिर 2 4 6 आ जाएगा और 3 9 5 आ जाएगा। और अब इसकी मल्टीप्लाई देखो किससे करेंगे हम? जो x लिया है ना, x तो यहाँ पे टप्पल जो आने लग रहा है ये लिखेंगे, x y z जो वेरिएबल है ना हमारे, ये लिख देंगे। अब आप वापिस से इससे इस फॉर्म पे जा सकते हो। कैसे जा सकते हो? फर्स्ट रो की फर्स्ट से मल्टीप्लाई की तो x प्लस 2y प्लस 3z, यही रो आ गई ना, 2x प्लस 4y प्लस 6z, यही रो आ गई। तो ऐसे लिखते हैं हम। और अब हमारा जो काम है ना वो इसको सोल्व करना नहीं है, इसको अब हम नेगलेक्ट कर देंगे एकदम। हम क्वेश्चन करेंगे तो हम जो ax इज इक्वल टू 0 वाली फॉर्म है ना उसमें a निकाल लेंगे। a ये आ गई ना, 1 2 3 2 4 6 3 9 5,
ठीक है, अब इस पे बात करेंगे, इस इक्वेशन के मतलब नो सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है या यूनिक सॉल्यूशन है, इस पे बात करते हैं। अब तो इनफाइनाइट यूनिक कैसे करेंगे, हम पहले ना इसके सबसे पहले रैंक निकालते हैं। रैंक निकाल लो इसको, 1 2 3, R2 माइनस 2R1 करेंगे तो 0 0 0, R3 माइनस 3R1 करेंगे तो 0 3, 5 माइनस 9 माइनस 4, ये आ गए। अब ये होगा नहीं तो इसको क्या करो, R2 R3 को इंटरचेंज कर दो, तो 1 2 3 0 3 माइनस 4 0 0 0, ये आ गई मेरी मैट्रिक्स। ठीक है फ्रेंड्स, अब ना हम इस देखो, अब मुझे ये तो पता चलने लग रहा है कि इसकी रैंक फुल नहीं है। अब हमारे यहाँ से दो कंसेप्ट आएंगे, वो देखो आप कैसे आएंगे। मैट्रिक्स दोबारा से लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, 1 2 3 0 3 माइनस 4 0 0 0। और फ्रेंड्स अगर आपको स्पीड मेरी थोड़ी ज़्यादा लगती है ना, तो आप वीडियो की स्पीड को कम कर लिया करो, क्योंकि मेरे को ना पता नहीं चलता कि कब मेरी स्पीड ज़्यादा हो जाती है पढ़ाते पढ़ाते। तो आपने बहुत ने बोला है कि भाई स्पीड कम करो, तो मुझे नहीं पता चलता जब मैं समझाती हूँ कि भाई स्पीड मेरी ज़्यादा हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो अब इसमें ना हमें क्या करना होता है, अब इस इक्वेशन को जो ये एक्स वाई जेड जो मैंने यहाँ पे लिखे थे ना, ये लिखते हैं अब हम यहाँ पे एक्स वाई जेड, और इज इक्वल टू जो 0 थी मैंने आपको बताया था, ये 0 नहीं होती है, 3x1 का वेक्टर ही होता है ना। तो यहाँ पे 0 0 को कैसे लिख सकते हैं, 0 0 0। समझे कुछ? अब देखो पता क्या होता है हमारा, हमें ये ऐसे ही मल्टीप्लाई करनी होती है। तो देखो x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 0, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम किया तो 3y माइनस 4z इज इक्वल टू 0। और अब देखो यहाँ से देखना, 0 की इनसे करेंगे तो 0 इंटू वाई 0 इंटू एक्स 0 इंटू जेड इज इक्वल टू 0, सब फ्री वेरिएबल आ गए। अब देखो हमारे पास नलिटी बताई थी मैंने आप लोगों को, नलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल। कितने ऐसे वेरिएबल है जिनके पास हमारे पास चॉइस है कि हम उनको कुछ भी पुट करें और हम डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशन निकाल ले। अब यहाँ पे देखो 3, इसकी रैंक 2 आई है ना, n माइनस आर होती है नलिटी, रैंक कितनी आ गई, 2 आ गई। कॉलम कितने थे, 1 2 3, 3 कॉलम थे, 3 माइनस 2 करेंगे तो 1, तो हमारे पास ना 1 फ्री वेरिएबल है। उसमें से x फ्री मान लो, y फ्री मान लो, z फ्री मान लो, वो हमारी चॉइस है, हम किसको फ्री वेरिएबल मानते हैं। बट जो मोस्टली जो क्वेश्चन सोल्व करने का वे होता है ना, उसमें हम किसको फ्री मान लेते हैं, उसमें हम मानते हैं फ्री z को। इजी हो जाता है, अगर 4 वेरिएबल हो तो x और y को नॉन मान लेते हैं, y जो मतलब z और t मान लेते हैं फ्री वेरिएबल, मतलब पीछे वालों को मान लेते हैं डायरेक्ट सी है। कोई रूल नहीं है पर्टिकुलर कि z को ही मानना, किसी को भी मान लो, पर हम अपना क्वेश्चन ईजी करने के लिए z को फ्री मान लेते हैं। तो z की हमारे पास चॉइस है, लेट किया z इज इक्वल टू k है। ठीक है, तो 3y इज इक्वल टू 4k, तो y कितना आ गया मेरा 4/3k। ठीक है, अब y और z की वैल्यू पुट कर दो, x प्लस 2 इंटू 4/3k प्लस 3k इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, x प्लस 8/3k प्लस 3k इज इक्वल टू 0, x प्लस 3x प्लस 17k इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 17/3k, है ना, ये आ गया हमारा। अब देखो जब सॉल्यूशन निकालना होता है ना हमें, तो हम इस फॉर्म में लिख देते हैं एक्स वाई जेड की फॉर्म में। तो यहाँ से x हो जाएगा मेरा माइनस 17/3k, y हो जाएगा 4/3k और z हो जाएगा k। तो ये हमारा इसका एक क्या आ गया, सॉल्यूशन आ गया। अब देखो k को 0 पुट किया तो 0 0 0 सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, k को 1 पुट किया तो माइनस 17/3 4/3 और 1 आ जाएगा। 2 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, 4 पुट करेंगे, k की कितनी चॉइस है, इनफाइनाइट चॉइस आने लग रही है हमारी यहाँ से। तो जो ये इक्वेशन थी ना, इसके कितने सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर जाएंगे, इनफाइनाइट कर जाएंगे। और अब एक रिजल्ट होता है कि जो होमोजीनियस इक्वेशन होती है ना, जो ये फॉर्म होती है ना मेरी, ये x इज इक्वल टू 0, इसको बोलते हैं होमोजीनियस इक्वेशन। तो होमोजीनियस इक्वेशन के ना नो सॉल्यूशन कभी नहीं होता, नो सॉल्यूशन नेवर एग्जिस्ट। क्यों? क्योंकि 0 0 0 पुट कर दिया अगर मैंने, x भी 0 y भी 0 z भी 0, तो 0 तो हमेशा इन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। ठीक है, तो नो सॉल्यूशन कभी नहीं होता होमोजीनियस का, या तो इनफाइनाइट हो गए या यूनिक हो गए, दो केस होते हैं होमोजीनियस के। एक क्वेश्चन और दिखाती हूँ आपको, तब समझ आएगा। देखो ये इक्वेशन हमारी x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 9y प्लस 3z इज इक्वल टू 0
और x प्लस 5y प्लस 7z इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन थी, मेरा क्वेश्चन दिया हुआ है ऐसे, और वो पूछने लग रहा हमसे हाउ मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट। तो देखो सबसे पहले मैट्रिक्स बनाई 1 3 4 2 9 3 1 5 7। अब इसको रो रिड्यूस करके इसकी रैंक निकालेंगे। तो 1 3 4 R2 माइनस 2 R1 करेंगे 0, 9 माइनस 6 3, 3 माइनस 8 माइनस 5, R1 माइनस R3 माइनस R1 किया 0 2 और 3। अब R2 R3 पे ऑपरेशन लगाया मैंने, क्या ऑपरेशन लगाया है R3 माइनस 2 बाई 3R2, ये वाला ऑपरेशन लगा दिया। 1 3 4 0 0 3 माइनस 5 0, और यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरा 3 माइनस 2 बाई 3 इंटू माइनस 5 10, 9 प्लस 10 19 बाई 3 है ना, ये आ गया। अब देखो 1 की एलिमेंट यहाँ पे, की एलिमेंट यहाँ पे, 1 की एलिमेंट यहाँ पे। अब उसमें तो रैंक 2 आई थी, यहाँ पे रैंक देखो, रैंक कितनी आ गई मेरी इस मैट्रिक्स की, रैंक आ गई 3। रैंक 3 आ गई तो नलिटी कितनी आ गई मेरे पास 3 माइनस 3, n माइनस आर होता है ना, 3 क्रॉस 3 के n 3 है यहाँ पे, 3 माइनस 3 करके 0, तो रैंक 3 आ गई, नलिटी 0 आ गई। मतलब नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल कितने आए मेरे पास, नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल 0 आए ना, कोई भी आया ही नहीं, 0 नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल है। तो अब देखो फ्री वेरिएबल है ही नहीं, तो इसका एक ही सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि जितने फ्री वेरिएबल होता है हमारे सॉल्यूशन में उस पर डिपेंड करता है ना कि फ्री वेरिएबल आया है तो इनफाइनाइट। होमो के केस में, ये बात हम होमोजीनियस की करने लग रहे हैं यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड्स। होमो के केस में जो होमोजीनियस इक्वेशन होती है, इसके मैंने आपको बताया या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। नो सॉल्यूशन का इसमें होता ही नहीं है, ठीक है। जीरो सॉल्यूशन ऑलवेज ए सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन, ठीक है, जीरो सॉल्यूशन हमेशा होगा। और अगर देखो अब रैंक फुल आ गई ना, तो जो जीरो सॉल्यूशन ही यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। जो ये मैट्रिक्स है ना, इसको एक ही कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, और वो कौन करेगी, वो 0 0 0 करेगी। कैसे, अब देखो जो ये आया है इसकी एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई करेंगे ना हम यहाँ पे, इज इक्वल टू 0 0 0 से इक्वेट करेंगे। तो यहाँ से जब मल्टीप्लाई करेंगे 19 बाई 3 जेड इज इक्वल टू 0, 19 बाई 3 तो 0 होगा नहीं, तो जेड 0 आ जाएगा। 3y माइनस, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 3y माइनस 5 जेड इजिकल टू 0, जेड ऑलरेडी 0 है तो 3y 0 आ गया, तो y भी 0 आ गया। सेम जब इसमें पुट करेंगे तो x 0 आ जाएगा, तो जीरो सॉल्यूशन ओनली सॉल्यूशन आया। तो अभी देखो ये रिजल्ट है। अब ये दोनों कंसेप्ट समझ में आ गए ना। यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, जब रैंक फुल है, मीन्स रैंक ऑफ ए कितनी है मेरी n है, n आ गई तो नलिटी कितनी हो जाएगी मेरी 0 हो जाएगी, मीन्स नो फ्री वेरिएबल, है ना। ये 3-4 रिजल्ट हो जाएंगे। वैसे आपको समझ होनी चाहिए अब कंसेप्ट की। नो फ्री वेरिएबल, नो फ्री वेरिएबल मीन्स यूनिक सॉल्यूशन, और वो यूनिक सॉल्यूशन ही क्या होगा मेरा जीरो सॉल्यूशन। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन, जो हर वैल्यू के लिए ये वाई एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स होता है ना, इसको बोल देते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन, जीरो सॉल्यूशन, ठीक है फ्रेंड्स। कि एक्स को कुछ भी पुट करो तुम 1 2 3 4 5 6 7, ये हमेशा जीरो सॉल्यूशन देगा, और इसको बोलते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो ये सब होमो के केस में हम बोल सकते हैं यूनिक सॉल्यूशन हो गया, जीरो सॉल्यूशंस हो गया, ट्रिवियल सॉल्यूशन हो गया, नो फ्री वेरिएबल, नलिटी 0, रैंकन, ठीक है। सेम इनफाइनाइट, इनफाइनाइट जो भी फर्स्ट एग्जांपल किया था उसमें रैंक ऑफ ए कितनी आई थी, n से कम आई थी ना, रैंक क्या आ गई n से कम आ गई, तो कितने सॉल्यूशन हो जाएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे। मतलब नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल एग्जिस्ट कर जाएंगे, फ्री वेरिएबल, और वो कितने हो जाएंगे n माइनस आर, जितनी नलिटी है उतने ही फ्री वेरिएबल हो जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और हाँ, इसमें जो ये है जीरो सॉल्यूशन इसमें होगा, और जीरो से अलग सॉल्यूशन भी होंगे। वो कभी ये बोल दे इनफाइनाइट सॉल्यूशन एक्सेप्ट जीरो सॉल्यूशन, नहीं, जीरो सॉल्यूशन भी इनफाइनाइट में इंक्लूड होता है, क्योंकि 0 0 तो सेटिस्फाई करता ही है ना हमारी कंडीशन को, ठीक है फ्रेंड्स। एक क्वेश्चन और करके देख लेते हैं, उससे आपका डाउट जो है ना वो और क्लियर हो जाएगा। तो देखो अभी हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें क्या दिया हुआ है, x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 4y प्लस 9z इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 6y प्लस 7z इज इक्वल टू 0। पूछने लग रहा है यूनिक सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन होंगे या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। तो सबसे पहली बात, होमोजीनियस इक्वेशन है तो नो सॉल्यूशन तो होगा नहीं। अब बात रही दो केस पे, इनफाइनाइट या फिर यूनिक सॉल्यूशन। तो मैट्रिक्स बनाई 1 2 3 2 4 9 3 6 7, रो रिड्यूस किया 1 2 3 2 माइनस 2 करके 0, 4 माइनस 9 माइनस कितना कर देंगे 6, 3 आ जाएगा, 3 माइनस 0 0, 7 माइनस 9 करेंगे तो -2। अब R2 ऑपरेशन लगाया R3 पे, R3 माइनस
2 प्लस 2/3 आर 2, ये कर देंगे तो यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। अब 3x3 की मैट्रिक्स थी, रैंक 2 आई, रैंक ऑफ ए कितनी आ गई मेरे पास, यहाँ से 2 आ गई। नलिटी कितनी आ गई, नलिटी कितनी आ गई, 3 - 2 1 नलिटी आ गई। मीन्स फ्री वेरिएबल एग्जिस्ट कर गया, फ्री वेरिएबल आ गया तो मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन है ना। अब अगर आपको अब भी कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना कमेंट करके। समझने लग रहे हो ना कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ गए, फ्री वेरिएबल एग्जिस्ट कर गया, एनालिटी 1 हो गई, रैंक कितनी आ गई 2 आ गई। बस यही था इसमें, और कुछ था ही नहीं। अब हम बात करेंगे Ax = b, जब सॉल्यूशन मेरा कैसा होता है, नॉन होमोजीनियस होता है। इसको भी डिस्कस करते हैं और फिर साथ में इनके क्वेश्चन करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। देखो Ax = b टाइप की इक्वेशन है, इसको बोलते हैं नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। b जब क्या है, नॉन जीरो है। अगर b 0 हो जाता है तो होमोजीनियस हो जाती है, b नॉन जीरो है तो नॉन होमोजीनियस। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो ये मैंने बताया ही था आपको, m क्रॉस n x n क्रॉस 1 b m क्रॉस 1 वेक्टर होगा। अब देखो जो ये x है ना, बहुत बार क्वेश्चन में दे देता है, वो x के ऊपर बार लगा दिया या नीचे बार लगा दिया, ये तीनों एक ही चीज होती है, बार लगा देने से कोई फर्क नहीं होता हमारे क्वेश्चन में। ठीक है। उसके बाद हमारी ना दो टर्म आती है, एक आती है कंसिस्टेंट और एक होती है इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट और एक होती है इनकंसिस्टेंट। इसको समझना। देखो हमारा ना इक्वेशन होमो हो नॉन होमो हो डिपेंड नहीं करता। अगर रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए कोलन बी आ जाती है ना, तो सिस्टम हो जाता है कंसिस्टेंट। और अगर रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए कोलन बी आ जाती है तो हमारा सिस्टम हो जाता है इनकंसिस्टेंट। और सिस्टम इनकंसिस्टेंट होते ही हम बोल देते हैं नो सॉल्यूशन। ठीक है, नो सॉल्यूशन, सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट हो मतलब उसका कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। और वही बात मैंने यहाँ पे लिख रखी है, देखो कंसिस्टेंट इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है। ये कंसिस्टेंट है तो ये होल्ड होगी, और ये होल्ड होने लग रही है तो सिस्टम कंसिस्टेंट है। क्या बताया, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए कोलन बी, बी यहाँ पे ये वाला वेक्टर है। इनकंसिस्टेंट इफ एंड ओनली इफ रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी। तो इफ एंड ओनली इफ है, अगर ये इक्वल नहीं है ना दोनों तो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, डायरेक्ट बोल देंगे। अब कंसिस्टेंट है ना, जो उसके दो केस हो जाते हैं। कैसे, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए कोलन बी तो आ गई, अगर वो n के नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल आने लग रही है तो यूनिक सॉल्यूशन। और रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी लेस देन n आ गई ना तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब इसका जो ये वाली चीज़ है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप, कि रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी। सारा खेलना इसी चीज़ का कि यूनिक कब हुआ और इनफाइनाइट कब हुए और नो सॉल्यूशन कब हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कंसेप्ट समझ में आ गया ना आपको, तो फिर आप इसके जितने भी क्वेश्चन है ना उन सभी को 1 सेकंड में कर लोगे। और हमारे एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं इससे डेफिनेटली। तो चलो इसका क्वेश्चन स्टार्ट करते। देखो होमोजीनियस मैंने अभी आपको बता दिया, होमोजीनियस जो Ax = 0 थी उस पर हमने 3 क्वेश्चन भी किए हैं और उसका सब डिस्कस किया। अब बात है नॉन होमोजीनियस की। नॉन होमोजीनियस में ये मैट्रिक्स दे रखी है, देखो 3 इक्वेशन दे दी, इससे मैट्रिक्स बनानी आती है, मैंने बना ली। उसके बाद इसको हमें सबसे पहले पता है यहाँ कर सकते थे, लेकिन मैंने क्या किया, R1 और R3 को इंटरचेंज कर दिया, क्योंकि 1 हो जाता है तो 1 से सोल्व करना इजीली हो जाता है हमारा। किया और इसको फिर क्या किया, रो रिड्यूस कर लिया। ये आप करके देख लेना। ठीक है, हमारा लास्ट में सॉल्यूशन आ गया ये वाला, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे क्या सॉल्यूशन आया हमारे लास्ट में। 121 116 012 00 -8 ये सॉल्यूशन आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो अब हम इसको कैसे करते हैं। Ax = b फॉर्म बताई थी ना मैंने यहाँ पे। तो a तो ये जब हम करते थे x + y + z = 1 है। अगर इसकी मैट्रिक्स फॉर्म बनानी है तो मैं कैसे लिखूंगी, 1 1 1 x y z = 1, ऐसे ही तो लिखूंगी ना इसको, कि इनकी इससे मल्टीप्लाई की तो 1 आया। तो देखो अब यहाँ पे इसको जब करेंगे x + 2y + z = 1, y + 2z = 1 और -8z = 6, यही आया ना। ये तो b का काम करने लग रहा है, जो ये इस साइड वाला b होता है। और इसकी फिर से जब x y z से करेंगे तो देखो z की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, -6/8 मीन्स -3/4। तो z की वैल्यू आ गई -3/4।
अब y प्लस 2z इज इक्वल टू 1 पुट करना है, y प्लस 2z इज इक्वल टू 1, z की वैल्यू पुट की यहाँ से, y प्लस 2 इंटू माइनस 3/4 इज इक्वल टू 1, y कितना आ गया 1 प्लस 3/2 मीन्स 5/2 y आ गया। अब फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, x प्लस 2y प्लस z कितना है मेरा -3/4 इज इक्वल टू 1, तो इसको सोल्व कर दो, x प्लस 5 माइनस 3/4 इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू -4 प्लस 3/4, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू -13/4। तो देखो x की भी एक यूनिक वैल्यू आई है मेरे पास, y की भी एक यूनिक वैल्यू आई है और z की भी यूनिक वैल्यू आई है। तो अब इस जो इक्वेशन था ना, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन थी, ax इज इक्वल टू b, हर रैंक 3 थी, रैंक ऑफ ए कितनी आई है मेरी 3 आई है, और वो रैंक ऑफ ए कोलन भी अगर इस कंप्लीट मैट्रिक्स की रैंक देखे तो भी तो 3 ही है ना, तो वो किसके इक्वल आ गई, रैंक ऑफ ए कोलन बी के, है ना। रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए कोलन बी इज इक्वल टू 3 क्या है n, जो ए का साइज होता है m क्रॉस n वो होता है मेरा n, तो 3 क्रॉस 3 साइज था तो n 3 था तो 3 आ गई। अब बताया था अगर रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी इक्वल टू n आ जाती तो क्या हो जाता है, मेरा यूनिक सॉल्यूशन हो जाता है, और वो यूनिक सॉल्यूशन कौन सा होगा, वो होगा मेरा -13/4, 5/2 और -3/4। ये वाला जो सॉल्यूशन है ना, ये ए की सॉल्यूशन है, जो हमारी जो ये वाली जो इक्वेशन थी ना, इनको सेटिस्फाई करेगा। दिस इज द ओनली सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है फ्रेंड्स, अब एक क्वेश्चन और करते हैं। देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, 1 प्लस आयोटा एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू -1, 1 माइनस आयोटा एक्स माइनस 2 आयोटा y इज इक्वल टू आयोटा। मैट्रिक्स बनाई, ए एक्स इज इक्वल टू बी फॉर्म किया ना ये, तो ए यहाँ पे लिखी, हम लिखते कैसे, ए कोलन बी ऐसे ही लिखते हैं ना, और फिर इसकी रैंक निकालते हैं, रैंक, और हमें पता है रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी से हमें चेक करना होता है कोई भी सिस्टम। तो रैंक ऑफ ए कोलन बी निकाली, यहाँ पे ऑपरेशन लगा दिया, r2 -1 माइनस आयोटा बाई 1 प्लस आयोटा r1, तो ये 0 0 0। अब देखो यहाँ पे अगर नॉन जीरो एलिमेंट आ जाता तो रैंक 2 हो जाती। ठीक है, अब यहाँ पे ना मैं आपको एक कंसेप्ट समझा रही हूँ, वो समझना। देखो इसमें हमारा क्या आया है, 1 प्लस आयोटा 0 2 0 -1 0, ये आ गया ना। अगर बाय चांस यहाँ पे हो जाता मेरा 2 हो जाता, ये हो जाती, इस टाइप की फॉर्म हो जाती, तो देखो रैंक ऑफ ए कितनी है मेरी, ये ए है ना, इसकी रैंक कितनी है 1, और रैंक ऑफ ए कोलन बी कितनी है मेरी, अगर इस कंप्लीट की रैंक देखे तो एक पाइवट यहाँ पे एक पाइवट यहाँ पे, तो 2, 1 कभी 2 के इक्वल हो सकता है, नहीं हो सकता ना, तो तब बोल देते हम नो सॉल्यूशन, तो बोल देते नो सॉल्यूशन, सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, समझे, तो बोल देते हैं हम नो सॉल्यूशन, सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। बट यहाँ पे जो है ना, अब जो गिवन है हमारा वहाँ पे तो 0 0 ही है ना, तो रैंक ऑफ ए कितनी है 1, और रैंक ऑफ ए कोलन बी भी कितनी है 1, तो 1 इज इक्वल टू 1 तो आ गया, मीन्स रैंक ऑफ ए कोलन बी इक्वल टू रैंक ऑफ ए आ गई। लेकिन वो एन के इक्वल नहीं आई, क्यों नहीं आई, क्योंकि रैंक तो 1 आई और एन 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स थी, तो एन तो 2 था ना मेरा, तो वो तो लेस देन एन आ गई। अब डायरेक्ट रिजल्ट हो गया, पता है हमें रैंक अगर लेस देन एन है तो कितने सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। निकाल के देख लो अब, वो 1 प्लस आयोटा एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू -1 है ना, तो मेरे यहाँ से अब मैं क्या करूँ, y को 1 पुट कर दूँ, y को 1 पुट किया, चॉइस है, y को k पुट कर सकते हैं हम, y को, लेट y इज इक्वल टू k, तो 1 प्लस आयोटा x कितना आ गया मेरा -1 -2k, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1 -2k डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा, k कुछ भी पुट करते, k 0 पुट किया तो x की वैल्यू आ गई -1/1 प्लस आयोटा, k 1 पुट किया तो x की वैल्यू आ गई -3/1 प्लस आयोटा, है ना। k डिफरेंट k के लिए डिफरेंट वैल्यू एग्जिस्ट करती जाएगी, तो कितने सॉल्यूशन हो गए मेरे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गए। और यही हमारा क्या था, क्वेश्चन था। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद देखो अभी जो क्वेश्चन देता है ना, वो इतना इजी नहीं देता कि 2 क्रॉस 2 पे दे दिया, या जो अभी मैंने बेसिक बताया आपको वो क्वेश्चन देगा ना, तो वो क्वेश्चन में हमारा एक अननोन वेरिएबल देता है, वो किस टाइप से देता है वो अभी देखते हैं। देखो ये भी ना एक वो रिजल्ट है, पहले ये देख लो आप कि वेरिएबल नंबर ऑफ इक्वेशन से ज़्यादा है। देखो इक्वेशन 2 थी, वेरिएबल 3 थे, तो हमें पता है रैंक ज़्यादा से ज़्यादा 2 हो सकती है, और जब n माइनस रैंक ज़्यादा से ज़्यादा 2 हुई, n माइनस r करेंगे तो एक फ्री वेरिएबल तो होगा ही होगा। अगर वेरिएबल ज़्यादा है नंबर ऑफ इक्वेशन से तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस होता है, वेरिएबल इक्वल है नंबर ऑफ इक्वेशन के तो
तीनों पॉसिबिलिटी है, नो सॉल्यूशन, जीरो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और वेरिएबल अगर इक्वेशन से कम है ना, इक्वेशन ज़्यादा और वेरिएबल कम है तो भी ऑल पॉसिबिलिटी हो जाती है, ठीक है। इसमें यूनिक सॉल्यूशन का केस कभी नहीं होता अगर वेरिएबल ज़्यादा है इक्वेशन कम है तो। इसको आप ट्राई करना, समझ आ जाए तो अच्छी बात, नहीं आए तो आप कमेंट करके बता देना, नेक्स्ट लेक्चर में मैं फिर से बता दूंगी आपको, क्योंकि आप जब तक अपना दिमाग यूज नहीं करोगे ना तो आपके लिए कोई बेनिफिट इतना ज़्यादा होने नहीं वाला। जितना ज़्यादा हो सके ना कंसेप्ट को समझने के बाद अपना दिमाग यूज किया करो कि इसको हम कैसे और इसमें कुछ न्यू ऐड कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो मैंने सिस्टम ऑफ इक्वेशन होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस दोनों बता दिए। अब बात हमारी कहाँ पे आती है, एक क्वेश्चन और देखो, इससे समझ आएगा, इसी टाइप का पेपर में आता है, जो ये फॉर्म है ना ये एग्जाम में आती है। इसमें क्या दिया हुआ है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 1, x माइनस वाई प्लस ए जेड इज इक्वल टू 2, ए वाई प्लस ए जेड इज इक्वल टू बी। ये इक्वेशन दी हुई है, ए है यहाँ पे, कभी ये 9 सोचो, ए है ये, या 9 है, सॉरी ये तो 9 ही है, ये 9 ही है, ए यहाँ पे है ये ए वाई प्लस 9z। तो देखो मैट्रिक्स बनाई, 1 माइनस 2 जेड का कोफिशिएंट 0 था इज इक्वल टू 1, 1 माइनस 1 ए इज इक्वल टू 2, एक्स का कोफिशिएंट 0 है, 0 a 9 इज इक्वल टू बी। रो रिड्यूस किया, R2 माइनस R1 कर दिया, R2 पे ऑपरेशन लगाया, R2 माइनस R1, R3 तो पहले ही 0 था, तो 1 माइनस 2 0 एज इट इज रहेगा 0, माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 2 तो 1 a 0 a 9। अब इस पे किया R3 माइनस, ये क्या किया, R3 पे ऑपरेशन लगाया है, R3 माइनस AR2, ये किया है मैंने, AR2, तो a माइनस ए 0, 9 माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी माइनस ए, ये आ गई। अब देखो हमारा इक्वेशन ये हो गई। अब सारा खेल ना इस क्वेश्चन का यहाँ पे डिपेंड करता है, वो कैसे करता है देखो, अगर ये 9 माइनस ए स्क्वायर 0 हो गया, देखना इसको, अगर ये 9 माइनस ए स्क्वायर जो है अगर ये 0 हो गया तो रैंक ऑफ ए कितनी हो गई मेरी 2, और रैंक ऑफ ए कोलन बी कितनी हो गई 3 हो गई, है ना, 3 हो गई। तो क्या बोल देंगे हम, नो सॉल्यूशन, मतलब सिस्टम इनकंसिस्टेंट। अब देखो ए 9 माइनस ए स्क्वायर 0 कब हो सकता है, जब ए मेरा क्या हो, प्लस माइनस 3 हो, है ना। ए अगर 3 है या माइनस 3 है तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है, ये 0 हो जाएगा तो नो सॉल्यूशन हो गया। लेकिन एक केस यहाँ पे और भी बनने लग रहा है, क्या, ए 3 हुआ माइनस 3 हुआ, ये 0 हो गया, लेकिन अगर बी 3 या माइनस 3 हो गया तो ये भी तो 0 हो जाएगा ना, 3 या माइनस 3 हुआ। तो हम कैसे लिखेंगे इस चीज़ को, ऐसे लिखेंगे हम, इफ़ ए नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 3, अगर ए प्लस माइनस 3 नहीं है, यहाँ पे देखते जाना, अगर ए प्लस माइनस 3 नहीं है, ए 4 5 6 कुछ भी है तो ये कभी 0 होगा ही नहीं, क्योंकि ये तो ए 3 या माइनस 3 के लिए ये टर्म 0 होगी ना हमारी। अगर ए माइनस 3 है 3 नहीं है तो इसका रैंक ऑफ ए कितनी हो जाएगी 3, ए कोलन बी की भी 3 हो जाएगी। फिर ये बी पे डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि हमें प्रॉब्लम किस चीज़ से होती है, इसके 0 होने से होती है, कि अगर यहाँ पे 0 हो गया ना तो पाइवट पोजीशन यहाँ पे चली जाती है, और तब ये रैंक ऑफ ए कोलन बी इक्वल नहीं आती है। अगर यही नॉन 0 है तो ये 0 होता रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर ए नॉन ये नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 3 है तो रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए कोलन बी, और वो नंबर ऑफ वेरिएबल के इक्वल आ जाएगी 3, तो हो जाएगा यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, समझ आया। इफ अगर ये इक्वल हो जाती है, ए प्लस माइनस 3 और बी ए के इक्वल हो जाता है, अगर ये प्लस माइनस 3 हो गया, बी ए के इक्वल हो गया, तो रैंक ऑफ ए कोलन बी कितनी हो जाएगी 2, और रैंक ऑफ ए भी कितनी है 2, तो कितने हो जाएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि रैंक जो नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल है वो आ जाएगा ना, एक 3x3 की मैट्रिक्स थी ये, रैंक 2 आई तो 3 माइनस 2 होके 1 फ्री वेरिएबल आ गया। अब 1 फ्री वेरिएबल आ गया तो मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन, है ना। अब देखो थर्ड केस क्या बनने लग रहा है, इफ ए तो प्लस माइनस 3 हो और बी ए के इक्वल नहीं है, ए प्लस माइनस 3 हो लेकिन बी ए के इक्वल नहीं है, तो लास्ट कॉलम में पाइवट चला जाएगा, और पाइवट चला जाएगा तो हमारा नो सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसे डिस्कस करना होता है हमें क्वेश्चन को, और ये इसी टाइप का हमारा जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में आता है। अगर कोई डाउट हो किसी भी टाइप का तो आप कमेंट कर देना। उसके बाद अभी एक क्वेश्चन और कर लेते हैं प्रैक्टिस के लिए, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखो जैसे ये क्वेश्चन है, एक्स प्लस वाई प्लस ए जेड इज इक्वल टू 1, एक्स प्लस ए वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 4, ए एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू बी, ये क्वेश्चन है। मैट्रिक्स बनाई, रो रिड्यूस किया, रो रिड्यूस करके इतना तो आप कर ही लोगे, ये तो ईजी है। हम लास्ट में यहाँ पे आ जाते हैं। लास्ट में हमारा क्या आया है वो देख लो आप, 2 माइनस ए स्क्वेयर, और यहाँ पे आया है बी माइनस
ए आया है, ये बी माइनस, एक सेकंड में देख लेती हूँ, बी माइनस ए, हाँ बी माइनस ए ये आया है। तो देखो अब सबसे पहले तो क्या है, अगर ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया तो लास्ट कॉलम में पाइवट चला जाएगा, है ना, और वो फिर हो जाएगा नो सॉल्यूशन। और अगर ए नॉन जीरो है तो कोई दिक्कत है नहीं, तो हम ए नॉन जीरो की कंडीशन चेक करते। तो ए कब कब नॉन जीरो होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए की वैल्यू निकाल ली, -2 और 1 आई। अगर ये -2 और 1 से डिफरेंट है, अगर ये ना तो 2 है मतलब -2 भी नहीं है और ये 1 भी नहीं है, तो ये कभी जीरो होगी ही नहीं उससे। इन्हीं दो वैल्यू के लिए ए जीरो हो सकता है, बाकी किसी के लिए जीरो होगा नहीं। अब ए जीरो नहीं है तो इसकी जो रैंक है वो 3 आ गई और कंप्लीट की भी रैंक 3 आ गई, तो मीन्स यूनिक सॉल्यूशन, है ना, नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल आ जाएगी ना, 3 है। अगर ए 1 हो गया, अब देखो आप, ए अगर 1 हो गया, 1 पुट कर दो, 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 3, ए 1 हो गया तो बी प्लस 4 हो जाएगा। लास्ट कॉलम में पाइवट चला गया, ए 1 होती क्या आ गया मेरा, नो सॉल्यूशन, क्योंकि ये इक्वल नहीं आए। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद अब देखो ए -2 हुआ तो सेम -2 इसमें पुट कर देंगे, जो ये मैट्रिक्स थी इसमें -2 पुट करेंगे तो ये लास्ट में ये आ जाएगी -3 3 3। अब इस पे कंडीशन चलेगी, a -3 पुट किया जब मैंने तो ये आया मेरा b + 3 - a। अब देखो इफ a -2 है ना, a -2 है, a -2 पुट करेंगे यहाँ पे तो b + 5 हो जाएगा ना, ये जो कंडीशन है ये सारी ये हो जाएगी मेरी b + 5। अगर a -2 के इक्वल है और b अगर मेरा -5 के इक्वल हो जाता है तो ये भी जीरो हो जाएगा। b अगर -5 के इक्वल हो गया तो ये तो जीरो ऑलरेडी था, ये भी जीरो हो जाएगा। तो रैंक ऑफ ए भी इक्वल टू रैंक ऑफ ए और वो लेस देन n हो जाएगी, तो हो जाएंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और अगर रैंक इफ a -2 है और b -5 के इक्वल नहीं है, मतलब b -5 नहीं होगा कभी भी, 6 7 8 कुछ भी हो सकता है, तो लास्ट कॉलम में पाइवट जाएगा और फिर नो सॉल्यूशन हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ आया होगा और आपका डाउट क्लियर हुआ होगा। और फिर भी अगर कोई भी डाउट हो ना तो आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना और पूछ लेना। ठीक है फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड मैं आपको 2-3 क्वेश्चन लिख देती हूँ, आप उनकी प्रैक्टिस कर लेना। ये मैंने लिख दिया, देखो इसमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन डज द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये इक्वेशन दे दी ax इक्वल टू, देखो अब वहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन होता था वो होता था ax + by + cz इक्वल टू d, समथिंग लाइक दिस। तो इसने क्या किया, ax इक्वल टू b वाली जो फॉर्म थी इसमें इसने ऑलरेडी सेपरेट करके दे दिया हमें, तो मतलब ये a है, ये x है और ये b है ना। तो a कोलन b वाली मैट्रिक्स हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बोलते हैं इसको, ये हम बना लेंगे और फिर हम बताएंगे कि यूनिक सॉल्यूशन किस a के लिए होगा। तो हमें यहाँ पे a की वैल्यू बतानी है, ये क्या है, ये है 1 2 4 2 1 2 1 2 a -4 x y z 6 4 a, ये है हमारा क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, और हमें बताना है a की किस वैल्यू के लिए यूनिक सॉल्यूशन होगा। फॉर ऑल a बिलोंग्स टू रियल नंबर, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू इंटीजर, a 8 के लिए या a नॉट इक्वल टू 8 के लिए। सेम सेकंड जो क्वेश्चन है वो हमारा है, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x + y + z इक्वल टू 1 2x + 3y - z इक्वल टू 5 x + 2y - kz इक्वल टू 4 वेयर k बिलोंग्स टू r, k रियल नंबर से बिलोंग करने लग रहा है, हैज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। जो ये k है ना, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगी, तो k की क्या वैल्यू होगी, k 0 पुट करेंगे तब इनफाइनाइट हो गया, या k 1 के लिए या k 2 के लिए या k 3 के लिए। तो सेम इसको भी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स a कोलन b बना देना और वहां से रो रिड्यूस करके और k की कंडीशन चलाना कि k क्या होगा जब हमारे इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, सोल्व करना और कोई भी डाउट हो तो टेलीग्राम पे पूछ लेना। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और जो नेक्स्ट लेक्चर हम करेंगे वो हम अब करेंगे वेक्टर स्पेस पे, उसके बाद डायगोनलाइजेशन, 2 से 3 लेक्चर और आएंगे और हमारा जो स्पेस से रिलेटेड जितना भी रियल ये लीनियर अलजेब्रा है ना वो कंप्लीट हो जाएगा। और वीडियो को कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।